बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक कोरिलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रैंक कोरिलेशन हमारे पास है क्या, फिर हम उसका जो फार्मूला है उसको ड्राइव करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ना कि डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में जो रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन कम आता है और डेरिवेशन ज़्यादा आ जाती है। बट ओवरऑल आपने रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन हो गई, डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, और फिर आपको जो फार्मूला के तहत कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में गिवन तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है तो वो मैं आपको करवाऊंगी। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेरिवेशन एंड क्वेश्चन अक्सर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमारे पास रैंक कोरिलेशन है क्या? हम कहते हैं व्हेन डेटा अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड अ रैंक। ये तो आपको पता है कि जब भी आप डेटा को अरेंज कर रहे हो विद ऑर्डर इट कॉल्ड रैंक। मैं लिख भी देती हूँ, व्हेन डेटा आर अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड रैंक। अब ये तो आपको पता चल गया है कि जब भी कोई डेटा विद ऑर्डर अरेंज किया जाता है तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, रैंक है। एंड द कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंकिंग एंड कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ, अभी हमारे पास एंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रैंकिंग is known as rank correlation। स्टूडेंट, आपको इजीली समझ भी आ गई होगी डेफिनेशन पढ़ के कि जो हमारे पास कोई भी सेट्स गिवन है, जो डेटा है उसको हमने अरेंज किया है, फिर उन दो सेट्स के दरमियान जो हमने कोरिलेशन फाइंड की है ना आफ्टर डूइंग अरेंजमेंट इन द डेटा, उसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन। तो मैंने यही लिखा है कि व्हेन डेटा आर अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड रैंक एंड द कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंकिंग। जो रैंकिंग वाला हमारे पास डेटा है ना उसके मिड में टू सेट्स हैं, उनमें जो कोरिलेशन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कोरिलेशन। तो ये आपके पास एज अ डेफिनेशन आ जाती है। आप क्या कहते हो कि दे आर देन अरेंज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या है कि आपको जिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट के तहत ही आप अरेंज करते हो ना कि आपको किस तरीके से उसको अरेंज करना है, तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आप उसके तहत अपना जो डेटा है उसको अरेंज करोगे। Such an order arrangement is called ranking and the order given to individual or objects is called the rank. The correlation between two sets of ranking is known as the रैंक कोरिलेशन। ये तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन जिसको हमने समझना है। और जो रैंक कोरिलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखेंगे हमारे पास RS जो है रैंक कोरिलेशन को शो कर रहा है, और रैंक कोरिलेशन हमारे पास आ जाता है जी R जो है कोरिलेशन बिटवीन रैंकिंग 6 समेशन ऑफ D। अभी मैं इसको डराइव भी करके बताऊँगी कि जो मैं फार्मूला लिख रही हूँ इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास किसका फार्मूला है, फॉर द रैंक कोरिलेशन का। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, फॉर द रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है। और इसकी जो जो RS जो रैंक कोरिलेशन है इसकी जो हमारे पास कहते हैं ना कि आप कह लो कि जो गैप है कि कहाँ से कहाँ तक आंसर जो है वो लाई करना चाहिए, तो वो -1 टू +1 तक है जो आपकी लिमिट्स होती हैं। तो लिमिट्स जो है इसकी -1 है +1 तक होगा, जो हम कहते हैं कि जो रैंक कोरिलेशन है लाइज बिटवीन देम, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान जो है लाई करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास डेफिनेशन। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर प्रूफ के तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा गिवन होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रैंक कोरिलेशन को हम ड्राइव कैसे करेंगे वो। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ स्टूडेंट। हम कहते हैं कि लेट अ सेट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, लेट अ सेट्स ऑफ, या मैं डेरिवेशन इसकी बता रही हूँ, n ऑब्जेक्ट्स be ranked with respect to character A as x1, x2, xn and so on, xi and so on, कहाँ तक जाएगा, xn तक, and according to
ये आपने स्टेटमेंट मस्ट लिखनी होती है, आपने पहले डिस्क्राइब करके बताना होता है एग्जामिनर को, ताकि उसको पता हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं। y1 y2 एंड सो ऑन, yi एंड कहाँ तक जाएगा, yn तक, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने पहले भी बताया कि जब भी हम रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं तो हम उनको अरेंज करते हैं विद द रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, कि जिस करेक्टर में हमें इंटरेस्ट होता है उसके थ्रू हम उस जो हमारा डेटा गिवन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रैंक कर देते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि लेट अ सेट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बी रैंक विद द रिस्पेक्ट टू करेक्टर एज a एज दिस वन एंड b इज दिस वन। तो हमारे पास क्या है कि वी एज्यूम दैट नो टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन द सेम रैंक दैट आर टाइड, ठीक है। टाइड रैंक में आपको बताऊंगी कि इसमें कोई भी सेम रैंक नहीं है, या आप कह सकते हो कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गिवन जो हैं वो सेम नहीं है। देन ऑब्वियसली एक्स वाई एंड एक्स आई आर सम टू नंबर्स फ्रॉम 1 to n। देन ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, देन मैं लिख देती हूँ, देन ऑब्वियसली एक्स आई एंड वाई आई are some two numbers from 1 to n। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हम कहते हैं कि हमारा वो तमाम स्टेटमेंट आ गई है जो कि हमने डिस्क्राइब करके फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ चलें। हम कहते हैं लेट अ सेट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बी रैंक विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक, ए के ये हैं और बी के ये हैं। देन हम कहते हैं कि वी एज्यूम, हम एज्यूम करें दैट नो टू और ऑब्जेक्ट्स आर गिवन द सेम रैंक। अगर सेम रैंक के टू ऑब्जेक्ट्स जब मोर आ जाएंगे देन वो रैंक को रिलेशन नहीं होता, बल्कि वो टाइड रैंक को रिलेशन आ जाता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं देन ऑब्वियसली एक्स आई एंड वाई आई आर सम टू नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट आपने मस्ट लिखनी है। अगर आपको ड्राइव करने के लिए आ जाता है कि जी आपने डेरिवेशन फाइंड करनी है फॉर द रैंक कोरिलेशन, और ये अक्सर प्रीवियस पेपर में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन है, तभी मैं इस पर फोकस करके आपको ये समझाने लगी हूँ। अब स्टूडेंट कहते हैं, हम कहते हैं जो हमारे पास एक्स है वो 1 to n है, एक्स आई जो हमारे पास है, फिर आई जो गिवन है 1 to n वाई तक गिवन है, एंड हमारे पास जो आई भी है ये भी थर्ड गिवन है आई। तो हम कहते हैं कि 1 + 2 + 3 इसके मैं लिख रही हूँ कि जो हमारे पास आएंगे अरेंजमेंट, तो प्लस n ये कहाँ तक अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो n + 1 and 2 दिस वन, ऑल द सीक्वेंस सीरीज़ जो है हमारे पास इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। अगर हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, मैं अब इसी का स्क्वायर ले रही हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट लिमिट्स इज आल्सो गिवन, तो लिमिट मैं अक्सर नहीं लिख देती क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। तो मैं कहती हूँ कि आपको जो मेन चीज़ है वो समझ में आया, आपने एग्जाम्स में लिमिट्स मस्ट पुट करनी है। मैं जल्दी में अक्सर भूल जाती हूँ, तो आपने लिखना है। फिर 1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने तमाम ये जो सीक्वेंस से हम लिख रहे थे इसका स्क्वायर ले लिया, तो इनका भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन n तक जाएगा, n स्क्वायर तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n + 1। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो वो हमारे पास ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास ये हो, ये मुझे टर्म रिक्वायर्ड होंगी इन द फार्मूला, तभी मैं आपको पहले से बता रही हूँ। x - x बार जो है होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y - y बार जो है होल स्क्वायर, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो जैसे कि हमने ये लिख दिया, अब यहाँ हमारे पास क्या है, समेशन वाई स्क्वायर एंड दिस वन है। तो देखिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जगह आप ये हमने कहा था ना कि समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल आता है इसके, तो मैं समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जगह ये लिख सकती हूँ ना, ये सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। अब जो जो इनकी जगह आते हैं उनको मैं सब्सटीट्यूट करके लिख रही हूँ। एक मेरे पास ये आ गया। अब देखिए समेशन ऑफ वाई जो है इसका होल स्क्वायर लें, डिवाइडेड बाय एन करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास ये गिवन होगा 4। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आप इजीली स्टेप कर लगते हो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएससी। तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, n² - 1 and डिवाइडेड बाय 12। स्टूडेंट मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है, आपने ये स्टेटमेंट बतानी है। फिर जब हमने लिखा कि जो हमारे पास y है वो क्या है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर n। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जगह तो हम ये वैल्यू लिख देंगे। समेशन ऑफ y जो है हमारे पास जो कि गिवन है, इसको हमने क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय n करना है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या गिवन होगा, n² - 1 ब्रैकेट में, एंड देन हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम कहते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमने क्या बताना है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। या आप स्टेप याद रखिए, मेरे पास जगह कम होती है, तो इस वजह से आपने जब इधर से देख के तैयारी भी करनी है, कॉपी भी करना है, तो आपने प्रॉपर इस
जो डेरिवेशन है इसको 2 से 3 मरतबा आपने पहले कॉपी पे सॉल्व करना है। आपने एक बारी आपका हाथ चले कि आप कर क्या रहे हैं। देन हम कहते हैं लेट, हमारे पास जो डी होता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है इन द रैंक कोरिलेशन, वो किसको डिनोट करता है? डिनोट डिफरेंस इन रैंक असाइन। ये किसको? रैंक जो असाइन है, डिफरेंस ऑफ रैंक जो है उनको शो कर रहा होता है टू द ith इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट में। तो वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस शो कर रहा है ना, कि हमारे पास क्या शो कर रहा है? डिफरेंस। डी जो है वो x माइनस वाई जो है वो शो कर रहा है। अब देखें, अगर मैं डिफरेंस है मेरे पास, मैं इनका होल स्क्वायर लेती हूँ विद समेशन, तो मेरे पास क्या आ जाता है? स्क्वायर समेशन ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करती हूँ स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसको मैं क्या कहती हूँ कि समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही बन जाता है ना फार्मूला। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जब समेशन से करूँगी, समेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, समेशन ऑफ x स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ xy। अब स्टूडेंट जहाँ तक तो मेरे पास टर्म गिवन आ गई। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये सेकेंड टर्म थी, मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ थी जो मैंने सबसे पहले लिखा था उसको मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। वो सब्सटीट्यूटिंग क्या होगी? समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y स्क्वायर की जो मैंने वैल्यूज़ लिखी थी वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ डी स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा? n प्लस 1 2n+1। ये मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि जो हमारे पास समेशन ऑफ x स्क्वायर होता है वो ये वैल्यू आएगी और समेशन ऑफ y स्क्वायर की भी यही वैल्यू आपने लिखी थी। तो मैं इधर ही ये सेम वैल्यूज़ जो हैं लिख रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास टर्म सेम रहेगी जो कि हमारे पास क्या है? -2 समेशन ऑफ xy। अब स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो 2 गिवन है, ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे भी लेके जाती हूँ और इसको इस साइड पे ले आती हूँ तो ये जो 2 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 1/2, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और ये मुझे ये जो समेशन xy वाली टर्म है जो कि मैंने पिछले स्टेप में सब्सटीट्यूट करनी थी, ये मैं सारा काम उसके लिए कर रही हूँ। तो समेशन xy वाली में वैल्यूज़ जो है उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। बाकी मेरे पास इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगा जी n+1 2n+1 6 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगी? -1/2 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। ये 1/2 कहाँ से आया कि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट? अब हमने फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखें फार्मूला जो हमारे पास होता है ना, ये जो हमने समेशन, ये हमने जो फाइंड किया समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ये फाइंड करने का जो हमारा मेन पर्पज़ था वो ये था कि जब फार्मूला हमें गिवन हो तो ये जो वैल्यूज़ फार्मूले में आएंगी ना उनकी जगह हम ये वैल्यूज़ जो हैं सब्सटीट्यूट कर सकें, पुट कर सकें, ताकि हम रैंक कोरिलेशन को ड्राइव कर सकें। वही मैं आपको बताने लगी हूँ हम नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम अपना फार्मूला लिखेंगे कोरिलेशन का, उसमें पुट करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे रैंक कोरिलेशन के। रैंक कोरिलेशन हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? अब देखें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन जो है, जो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो वो हमारे पास जो फार्मूला में लिख देती हूँ, बिटवीन 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग इज R इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई, यही फार्मूला होता है। फिर हम लिखते हैं जी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड यहाँ हमारे पास क्या रहता है? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि जो हमने हर चीज़ फाइंड की थी, जो हमने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स वाई, इन सब चीज़ों को फाइंड करने का जो पर्पज़ था वो यही था एम, कि जब आप कोरिलेशन का फार्मूला लिखते हो तो उनमें जो आपने चीज़ें पुट करनी है, पुट करके हम डिराइव करेंगे अबाउट द रैंक कोरिलेशन। तो वही चीज़ मैं आप करने लगी हूँ कि ये चीज़ समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह मैं इसका फार्मूला पुट कर देती हूँ। आर एस जो शो करते हैं इट्स द रैंक कोरिलेशन। तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? n+1 2n+1 6 एंड -1/2 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड की थी समेशन ऑफ एक्स वाई की, वही मैंने यहीं पुट कर दिया माइनस। अब देखिए मेरे पास जो ये मैंने वैल्यू फाइंड की थी ये मेरे पास क्या आ जाएंगी? n+1। अब जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड किया सिर्फ और सिर्फ वो पुट कर रही हूँ, और क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ जी मेरे पास आ जाएगी
एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12। अब स्टूडेंट मैंने इसको करना है जी सॉल्व, ठीक है। जब मैं इन चीज़ों को सॉल्व करूँगी, स्पेशली जब मैं इसका क्या लूँगी, मैंने एलसीएम लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये जो डी वाली टर्म है मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ और इस टर्म को जो है इस साइड पे ले आती हूँ, ताकि मैं इनका एलसीएम लेके इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड करके बता सकूँ। तो ये मैं नेक्स्ट में, अब चलिए मैं इधर ही कर देती हूँ, इसको ज़रा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12। अब मैंने स्टूडेंट क्या करना है कि ये वाली टर्म और ये इकट्ठी कर लेती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 6 माइनस, इसको इस साइड पे ले आती हूँ, एन प्लस 1 एंड 4, ये आ गई है। फिर आ जाएगा -1/2 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एंड नीचे वही चीज़ आपकी आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12। अब स्टूडेंट ये जो दो टर्म है ना मेरी, इनकी मैं इनका क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, और बाकी मेरे पास रिमेनिंग सेम रहेगा। सिर्फ इन दो को मैं सॉल्व करती हूँ, एलसीएम लूँगी जो कि 12 आएगा, फिर उसके ज़रिए आप सॉल्व करो तो आंसर जो आपके पास गिवन आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो मैं लिखती हूँ। सिंपल, आपने इनका क्या लेना है, एलसीएम लेके इनको सॉल्व करना है। तो जो सोल्यूशन का आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी आर एस रैंक कोरिलेशन, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 एंड -1/2 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एंड देन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म ये मेरे पास आएगी जी 2 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 6 आएगा, सॉरी 2 और 12 का एलसीएम आप लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगी टर्म जो कि 12 आ गई है। तो इसको जो मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा 12, सॉरी इधर 6 नहीं आएगा, इनका जब आप एलसीएम लोगे आपके पास क्या आएगा, 12 ही आएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। सिंपल मैंने एलसीएम लिया, नीचे हमारे पास टर्म थी एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म रह जाएगी वो हमारे पास क्या रह जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एंड क्या रह जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास टर्म रह जाएगी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसके साथ भी डिवाइड करना है, इसके साथ भी डिवाइड करना है। मैं डिवाइड करके लिख देती हूँ, मेरे पास आएगा एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास, तो हमारे पास जो रैंक कोरिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो हमने डेरिवेशन फाइंड करनी थी ऑफ द रैंक कोरिलेशन, ये हमारे पास गिवन आ जाती है। तो स्टूडेंट आपके पास जो रैंक कोरिलेशन है उसकी डेफिनेशन आपको क्या है, वो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हेन डेटा आर अरेंज्ड इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड रैंक, and the correlation between two sets of ranking is known as the rank correlation, and the derivation of rank correlation ये given है, और जो rank correlation का फार्मूला है वो आपके पास ये। तो स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली जो इसकी डेरिवेशन है उसका हमने प्रूफ तैयार करने हैं। आपको अक्सर लेंथी क्वेश्चन में ये प्रूफ दे दिया जाता है कि जी आपने ड्राइव करके बताना ऑफ द रैंक कोरिलेशन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स में मस्ट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। हमने रैंक कोरिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने रैंक कोरिलेशन का फार्मूला पढ़ा था जो कि हमारे पास था 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर एंड एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्या था, रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का फार्मूला था। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर आपको एग्जाम्स में ये गिवन दे दिया जाता है कि जी आपने फाइंड करना है स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो है, रैंक कोरिलेशन, वो आपको यही गिवन है, यही क्वेश्चन है, बट इसका फुल नेम अगर आपको इस तरह भी दे दिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने फाइंड रैंक कोरिलेशन ही करनी है। तो जो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है वो 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चंस में एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होती है। तो देखिए आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हुए एन तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी कैन से इट्स ओनली 10। तो हाउ मेनी,
10 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, जो n है वो आपके पास 10 है। देन हमने अब जो फाइंड करना है वो हमारे पास आ जाता है समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। एंड डी आई स्क्वायर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंस, डी इज शोइंग द डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास टू सेट्स हैं, एक x है एंड इनका जो डिफरेंस है एक y है। तो डी हम कहते हैं जो इक्वल होता है वो डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज़ के दरमियान होता है, x एंड y की वैल्यूज़ के बीच में। तो देखिए हमें पहले तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, फिर हमने डी स्क्वायर लेना है। तो सिंपली मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास देखें, हमें क्वेश्चंस में x भी गिवन है और y भी गिवन है। अगर आपको क्वेश्चंस आता है पेपर में, आपको कहते हैं जी स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड करें या रैंक कोरिलेशन फाइंड करें, तो आपको x की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी, y की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी। आपने फाइंड करना है डिफरेंस, और डिफरेंस हमने किस में फाइंड करना है, x माइनस y वाली वैल्यूज़ में। अब देखें 1 एंड 2 के दरमियान हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 तो -1 रह जाएगा, 2 माइनस 4 तो -2 क्यों होंगे। आप जो आंसर, ये भी स्टूडेंट में एक चीज़ आपको बता दूं, -2 हम क्यों लिख रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है हम साइन उसी का यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये -2 ही आएगा। इसी तरह डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा जी 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 5 माइनस 7 -2 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा 7 एंड ऑल दीज इसी हम तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गया वैल्यूज़ ऑफ डी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट्स आल्सो गिवन आंसर 0, ठीक है, क्योंकि ये कैंसल आउट हो गए, प्लस माइनस हो गए, ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। अब स्टूडेंट हमें चाहिए नॉट डी, वी नीड डी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या ज़रूरत है, डी स्क्वायर की। हमें सिंपल डी नहीं चाहिए बल्कि डी स्क्वायर चाहिए। तो अगर आपके पास डी की वैल्यूज़ गिवन है, आप उनका स्क्वायर लेते जाएं। 1 का देखिए -1 एंड -1, अभी हमने क्या किया, -1 का स्क्वायर जब आप लेते हो इट्स मीन -1 मल्टीप्लाई बाय -1, यही होता है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, +1। इसी तरह 4 आ जाएगा, 0 9 3 का स्क्वायर लें, 4 1 1 4 9 1, ये तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जब इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। अब स्टूडेंट हमने सिंपली, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कोरिलेशन से ज़्यादा इजी हैं, जो रैंक कोरिलेशन है वो कोरिलेशन की निस्बत ज़्यादा इजी है आपके पास। इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और आप इसीलिए ईजिली सॉल्व कर लेते हो। अब देखें स्टूडेंट, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। रैंक कोरिलेशन का फार्मूला आपको पता था, 1 - 6। अब समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर है। हमारे पास क्या है, 34, तो मैंने यहाँ लिख दिया जी 34। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एन की, वो हमने देखनी है, फाइंड करनी है। एन हमारे पास कितना है जी, 10 है। अगर एन का स्क्वायर लोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 - 1। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 - 6 34 एंड 10 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 99। अब आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और 1 में से जो माइनस करना है, उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी जी 0.8 आएगी। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.8। और हमने कहा था कि जो रैंक कोरिलेशन है लाइज बिटवीन -1 एंड +1। देन आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है नहीं। ये बिल्कुल ये लाइज बिटवीन -1 एंड +1 आ रही है, ठीक है, यानी कि मिड में कहीं ये रिक्वायर्ड है 0.8, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रैंक कोरिलेशन। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए रैंक कोरिलेशन का, तो स्टूडेंट आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास होगा टाइड रैंक कोरिलेशन। तो टाइड रैंक कोरिलेशन क्या होता है, इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में, वो तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमने कोरिलेशन पढ़ा है, रैंक कोरिलेशन को डिस्कस किया है, बट अगर हमने एक और टर्म डिस्कस करनी है जो कि रैंक कोरिलेशन से ही रिलेट करती है, तो वो हमारे पास है रैंक कोरिलेशन बिटवीन टाइड रैंक्स, ठीक है। अच्छा, टाइड रैंक्स हमने जब डेरिवेशन की थी ऑफ द रैंक कोरिलेशन, तो उसमें हमने टाइड रैंक्स को जो है डिस्कस किया था कि कोई भी वैल्यू उसमें टाइड रैंक नहीं है, टाइड नहीं है। वैसे टाई क्या होता है कि जब आपके पास अगर कोई भी दो सेट्स हैं वो एक ही जैसे होंगे या वो एक ही मार्क्स पे होंगे हैं। जैसे अक्सर हम कंपटीशन करवाते हैं बिटवीन द टू स्टूडेंट्स और हम कहते हैं कि दोनों के जो मार्क्स हैं, इसके भी 10 है, इसके 10 है, तो यहाँ क्या आ जाता है, टाई आ जाता है, इन दोनों के दरमियान कंपटीशन आ जाता है, टाई आ जाता है, ठीक है।
तो यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो रैंक कोरिलेशन है उसका फार्मूला तो आपको पता है कि हमने रैंक कोरिलेशन जी फाइंड करनी। रैंक कोरिलेशन हमारे पास क्या है, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ di स्क्वायर एंड n स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास जो न्यू चीज़ इंक्लूड होती है फॉर द टाइड रैंक्स के लिए कि जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ सेम रिपीट होती हैं, एक ही जैसी वैल्यूज़ होती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास डिफरेंस हो बिटवीन द टू सेट्स हैं उनमें हम ये चीज़ ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है टी क्यू माइनस टी। मतलब जितनी बार टाइड हो रही हैं उन वैल्यूज़ को हम ले के सेपरेट तरीके से डी में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। वही काम हम अभी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये मैं प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ ताकि मैं साथ साथ समझाने भी शुरू कर दूँ। अब ये चीज़ जो है हमने क्या करना है कि इसको हमने जो भी वैल्यूज़ होंगी टाई वाली उनमें ये चीज़ हम पुट करेंगे, उनका आंसर लेंगे, फिर वो जो आंसर है वो हमने di स्क्वायर में पुट करना है डिफरेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपके पास कोई नया इसके लिए मेथड नहीं है, बल्कि जैसे आप रैंक कोरिलेशन के लिए di स्क्वायर फाइंड करते थे वैसे। अब देखिए हमारे पास अगर हम कहें कि हमारे पास पर्सनस हैं और मेंबर 1 एंड मेंबर 2 हमारे पास चूज़ करें, तो जो मेंबर 1 है वो क्या है 1, 2.5, 2.5, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसी तरह देखिए टाई कहाँ आप पे आ रहा है, आप देखें ये दो वैल्यूज सेम्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह अब इसमें देखें 2, 4, 1, 3, 6, 6, 6, 8, अब कहाँ टाई आ रहा है। टाई मीन क्या है कि जब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाती हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ के दरमियान, उन मेंबर्स के दरमियान टाई हो जाता है। जिस तरह कि ये अब क्या आ गया 6, 6, 6 फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो मेंबर हैं ये A, B हैं, ये C, D, E फॉर एग्जांपल कर लें, तो ये जो C, E, D है ना, इनके दरमियान क्या आ गया है, टाई आ गया। इसी तरह A और B के दरमियान भी टाई आ गया। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है स्टूडेंट, हमने लेना है डिफरेंस, क्योंकि हमें di चाहिए। जब डिफरेंस लेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2.5 माइनस 4 ये आ जाएगा। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ का जब डिफरेंस लिए हमारे पास ये आ गया 8 माइनस 8 तो 0 आ गया। तो जो 0 इनको जब हमने ऐड और प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। अच्छा di हमेशा आपके पास देख लेना कि वो 0 आएगा, ठीक है, 0 की वैल्यूज़ में आएगा। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है। अब हमें तो di तो सिर्फ नहीं चाहिए ना, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगी, देखिए -1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसी तरह 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ गया, इसका जो स्क्वायर 2.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 है, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर एंड दिस 1, ठीक है। जब हम इनका सम लेते हैं कि वी नीड समेशन ऑफ di स्क्वायर का जो सम है वो कि हमारे पास क्या आ जाता है 8.5 जो है वो सम आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो हमारे पास क्या आ रही है उसका हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है। देखिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंबर 1 मेंबरशिप जो 1 की ही सीरीज़ है उसमें जाते हैं, वहाँ हमारे पास कितनी वैल्यूज़ टाई में आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं, 2.5 एंड 2.5, इट्स मीन 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी टाई में आ रही हैं। तो टाई में आपकी कितनी वैल्यूज़ हैं 2, तो मैं क्या लिखूँगी टी की जगह 2 एंड 2। अब देखिए स्टूडेंट 2 मैंने क्यों लिखा है कि मेरे पास जो मेंबरशिप 1 थी उसमें मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी, जो जिनमें टाई था बिटवीन वैल्यूज़, जिनमें टाई था वो मेरे पास 2 वैल्यूज़ थी और उन 2 वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। टी जो है वो शो कर रहा है टाइज वैल्यू, हाउ मेनी टाई वैल्यू, तो वी हैव 2, तो मैंने इस जगह क्या लिख दिया 2 प्लस। अब नेक्स्ट मेंबरशिप में जो हमने पढ़े हैं उनमें कितनी वैल्यूज़ टाई कर रही हैं 1, 2, 3, हाउ मेनी 3, तो हम लिख देंगे हाउ मेनी वैल्यूज़ आर टाई इन द सीरीज़ नंबर 2, तो हम कहते हैं जी 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या कर रही हैं, टाई कर रही हैं। अब स्टूडेंट आपने सिंपली इनको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1/12, ये हमारे पास आ जाएगा 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, तो हमारे पास 8 माइनस 2 प्लस 1/12। इसी तरह हमारे पास 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी 27 माइनस 3 आ जाएंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करके, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास आएगी 2.5। अब मेन थिंग ये है कि जो हमने टाई वैल्यूज़ थी, जो आपके पास वैल्यूज़ टाई थी, वो जब हमने सेपरेट करके लिखी तो वो हमारे पास क्या आ रही हैं 2.5 आ रही हैं। अब आपने सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करी, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 माइनस 6, यहाँ हमारे पास समेशन, ये हमारे पास क्या है 8.5 आ रहा है। देखें स्टूडेंट आपने क्या करना है 8.5 जो है आपने 8.5 में प्लस किसको कर देना है टाई वैल्यू को। टाई वैल्यू की कौन सी वैल्यूज़ 2.5
बस जो आपके पास मेन डिफरेंस था ना रैंक कोरिलेशन और टाइड वैल्यूज़ रैंक कोरिलेशन में, वो यही चीज़ है कि आप इसमें वैसे तो आप सिंपल DI² की वैल्यूज़ पुट कर देते हो और आंसर ले आते हो, बट आपको यहाँ टाइड वैल्यूज़ को भी अलग करके उनका सेपरेट आंसर इसमें ऐड करना होता है। मैंने सेपरेट आंसर लाया, मेरे पास 2.5 आ रहा था, वो मैंने अब समेशन ऑफ DI² में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी मेरे पास n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मैनी रैंक सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 - 1 एंड दिस 1, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 1 - 0 पॉइंट, अब इसको सॉल्व करो तो 131। जब इसका डिफरेंस लोगे 131 में से तो जो आपके पास वैल्यूज आएगी वो आएगी 0.869। तो ऐसे जो आपके पास टाइड रैंक कोरिलेशन है ना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम आपके पास ये रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है, रैंक कोरिलेशन का मेथड है। डिफरेंस आपके पास सिर्फ कहाँ आ जाता है कि जितनी वैल्यूज़ आपकी टाई कर रही हैं ये चीज़ आपने ऐड करनी है। जितनी वैल्यूज़ भी आपके पास टाई कर रही हैं आपने उन वैल्यूज़ को लेने हैं। जिस तरह के फर्स्ट सीरीज़ में हमारे पास 2 वैल्यूज़ टाई कर रही थी तो मैंने यहाँ 2 का लिख दिया। नेक्स्ट में हमारे पास 3 वैल्यूज़ टाई कर रही हैं, 1 2 3, तो मैंने क्या कर दिया, 3 वैल्यूज़ को लिख दिया। इनके जब सम लूँगी तो 2.5 आ रहा है। उस 2.5 को जो टाइड वैल्यूज़ होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ हमने DI² में ऐड करना है, बाकी सब कुछ सेम है जो कि हमने रैंक कोरिलेशन में किया। तो अगर आपके पास सीरीज़ में कोई रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए कि ये आपके पास रैंक कोरिलेशन तो है बट ये बिटवीन द टाइड वैल्यूज़ है। और अगर इनमें कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं आ रही, सिंपल आपके पास सेपरेट वैल्यूज़ हैं, देन आप जैसे रैंक कोरिलेशन फाइंड करते हो इस फार्मूले के तहत आपने फाइंड करना है। तो आपने एग्जाम्स में जो मेन चीज़, मेन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होता है, आपने देखना है कि आपकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट तो नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन था रैंक कोरिलेशन बिटवीन द टाइड रैंक्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। स्टूडेंट अगर आपको इन टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई न्यू टॉपिक्स समझ नहीं, आप मुझे नेम लिख कर सेंड कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं आई होप उन पे भी आपको वीडियोस बना के भेजा करूँगी। मुझे जिन स्टूडेंट की ज़्यादा आती हैं रिक्वेस्ट कि मैम आपने इस पे वीडियोस बनानी है, तो मेरी कोशिश होती है मैं उन पे पहले स्टडी करूं फिर बाद में आपको अपने मेथड के मुताबिक लेके चलूं। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द कोरिलेशन। स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा था रिग्रेशन, ठीक है, फिर इसे रिग्रेशन एरर पढ़ा था और जितने भी हमारे टॉपिक आ रहे थे हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक था वो था रिग्रेशन। हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द 2 वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। हम क्या कहते थे कि रिग्रेशन में वो क्या करते हैं, रिग्रेशन में हमारे पास जो आती है हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द 2 वेरिएबल, डिपेंडेंसी बिटवीन 2 वेरिएबल्स। हमने ये एक्सप्लेन किया था, फिर मोर फर्दर इनको एक्सप्लेन करते गए थे। बट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है? जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द 2 वेरिएबल, ठीक है, एंड 2 वेरिएबल वी हैव x एंड y। अब कोरिलेशन जो हमारे पास होता है स्टूडेंट, इट्स आल्सो यूज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल्स। किसके लिए यूज हो रहा होता है? strength of variables and relation of variables, relation of strength of the variables, ठीक है, कि उन 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो स्ट्रेंथ है उसके लिए कोरिलेशन यूज़ कर रहे होते हैं। या हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एंड हमारे पास हाउ मेनी वेरिएबल्स? वी हैव 2 वेरिएबल्स एंड वो कौन कौन से हैं हमारे पास? x एंड y। तो हमारे पास रिग्रेशन क्या होता है कि हम कहते हैं डिपेंडेंसी बिटवीन द 2 वेरिएबल x एंड y इज कॉल्ड रिग्रेशन। एंड कोरिलेशंस क्या है कि इंडिपेंडेंसी बिटवीन द 2 वेरिएबल। अब इस टर्म को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन लाइक कोवेरिएंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच एनी 2 वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। हमारे पास क्या होता है कि इन विच वी हैव द 2 वेरिएबल्स, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, एक को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 वेरिएबल को, एंड सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेकंड वेरिएबल है वो y से रिप्रेजेंट करें। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो हमारे पास कोरिलेशन होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि मेजर ऑफ डिग्री टू विच
एनी टू वेरिएबल वेरी टुगेदर, तो इसमें क्या होता है कि इट्स अ डिग्री इन विच वी कैन ऑब्जर्व वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, कि वो दोनों में चेंजिंग कैसे आती है, ठीक है। वो दोनों अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रही है, अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ अब हमने कोरिलेशन में पढ़नी है कि हम कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ़ दे टेंड टू साइमल्टेनियसली वेरी इन सम सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, वेरी इन सम डायरेक्शन हो सकती है। हो सकता है कि एक वेरिएबल आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो उनकी हम डायरेक्शंस है ना, वेरिएशंस हैं, उनको नोट करते हैं। इफ़ बोथ द वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बोथ जो है कोरिलेशन जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं दोनों वेरिएबल, या दोनों के दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं टुगेदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन भी आप कह सकते हो, या इसको पॉजिटिव कोरिलेशन भी कह सकते हो, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल आपका इंक्रीज़ हो रहा है देन सेकंड की जो डायरेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं या पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो हमारे पास होता है पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि लेंथ ऑफ द आयरन बार विल इंक्रीज़ द टेम्परेचर इंक्रीज़। अब लेंथ ऑफ आयरन बार हमारे पास आ जाता है, एक क्या है लेंथ ऑफ आयरन बार एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, कि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये भी हम लिख देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, लेंथ ऑफ द आयरन बार इज़ आल्सो इंक्रीज़, ठीक है। अगर टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा लेंथ ऑफ द आयरन बार विल आल्सो डिक्रीज़। वी हैव द सेम डायरेक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, एक लेंथ ऑफ आयरन बार, सेकेंड इज़ द टेम्परेचर। इट्स डिनोटेड बाय एक्स, इट्स डिनोटेड बाय वाई। अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई इज़ आल्सो गोइंग टू इंक्रीज़, एंड अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है देन वाई इज़ आल्सो गोइंग टू डिक्रीज़। दैट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द डायरेक्ट कोरिलेशन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन, कि अगर लेंथ ऑफ द आयरन बार इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है या पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है हम वो पढ़ते हैं कि इफ़ वन वेरिएबल tends to increase as the other variable decrease, the correlation is said to be negative or inverse। अब इसकी मैं एग्जांपल भी देती हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये तो हमारे पास होगी जी पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शंस है वो इस तरीके से आ रही है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई हम ले रहे हैं, फिर मैं इनकी एग्जांपल भी देती हूँ। अगर एक एक्स जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है देन सेकेंड वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, इसके इन्वर्स चल रहा है ना, इसके ऑपोजिट चल रहा है, तो दैट्स डायरेक्शन एंड दैट्स कोरिलेशन इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स एंड नेगेटिव कोरिलेशन। इन्वर्स एंड नेगेटिव कोरिलेशन इनके दरमियान देखिए कोरिलेशन स्टूडेंट बेसिकली हमें बताती है इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल या रिलेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ द टू वेरिएबल। तो वी हैव टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है क्या वो पॉजिटिव है क्या वो नेगेटिव है। कोरिलेशन है ना, कोरिलेटेड है, उससे रिलेट करती है दूसरे वेरिएबल से, तो ये हमें बताती है कि इसमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स है, नेगेटिव है। इसी की एग्जाम्पल दे देती हूँ इन्वर्स एंड नेगेटिव की। द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज प्रेशर इंक्रीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज जैसे जैसे होगा, तो जो प्रेशर ऑफ द गैस टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज। इट्स मीन कि ये इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, तो जब आप ऑपोजिट एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऑपोजिट चलते हैं तो वी कैन से इट्स अ इन्वर्स एंड द नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, तो हम क्या कहते हैं कि
we assess the strength of the relationship or interdependence between the two variables. Both the variables are random variables and they are treated symmetrical. There is no distinction between the dependent and the independent variable. हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं जो strength of the relation है ना in independence between the two variables, वो हमें ये शो करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो कोरिलेशन है वो strength of the variables या इंटरडिपेंडेंसी को जो वेरिएबल्स के दरमियान है उनको चेक करती है। तो ये तो स्टूडेंट हम कह लेते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन था, और कोरिलेशन आपके पास क्या था कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल होते हैं। कोरिलेशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स डिवाइड इनटू द टू। एक हमने किया है नेगेटिव में, नेगेटिव कोरिलेशन है, इन्वर्स कोरिलेशन है, एंड एक पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। और एग्जांपल मैं इनकी दे चुकी हूँ कि अगर ये दोनों मतलब एक वेरिएबल एक्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। इसमें नेगेटिव में क्या है कि अगर एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो गया, देन वी हैव द इन्वर्स रिलेशनशिप एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लियर किया वो इसमें ये आ रहा था। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मेन हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन की, वो हमारे पास क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के लिहाज से भी, मैं आपको थोड़ा साथ साथ गाइड करती जाती हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन या हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन। तो आपने ये डिवाइड करने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोरिलेशन, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। वो भी आपने सिंपली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं और MCQs में भी आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। अब स्टूडेंट वी हैव 4 कोरिलेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम कहते हैं बेसिकली द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट R हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये जो कोरिलेशन है दैट्स इज आल्सो सिंबल यूज R। ठीक है, तो हम इसको R से यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स X एंड Y। हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर सिमेट्रिकल। एंड सिमेट्रिकल का होने का क्या मतलब होता है हमारे पास कि अगर आर एक्स वाई है तो इज इक्वल्स टू होना चाहिए आर वाई एक्स, क्योंकि वी हैव द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास आर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ आर सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल का हमारे पास क्या होता है, हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ में कि हम कहते हैं कि एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दैट इज़ आर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू आर वाई एक्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट lies between -1 and +1। तो ये हमारे पास लिमिट है कोरिलेशन कोफिशिएंट कि वो हमेशा -1 एंड +1 के मिड में ही रहेगा। देन थर्ड हम कहते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये हमारे पास क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये इंडिपेंडेंट होता है। और वैसे भी कोरिलेशन जो है वो बिटवीन द वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंसी को चेक करती है, तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। देन हमारे पास जो फोर्थ है, लास्ट वन, इसमें हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चंस भी आएंगे स्टूडेंट। मैं जो लास्ट प्रॉपर्टी अभी सिर्फ लिख कर बता रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो लेक्चर हैं उनमें इसको डिस्क्राइब भी करेंगे कि हम इसको कैसे ये प्रॉपर्टी फिर मैं यूज़ करूँगी आगे उसी क्वेश्चन में जो मैं अभी आपको समझाने लगी हूँ। इन केस ऑफ बाईवेरिएट पॉपुलेशन वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर द रैंडम वेरिएबल, आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। हम कहते हैं कि बाईवेरिएट पॉपुलेशन जो हमारे पास आ जाती है, बाईवेरिएट पॉपुलेशन, ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास होती है बोथ एक्स एंड वाई आर द रैंडम वेरिएबल, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास बिटवीन द टू वेरिएबल्स आएगा वो ये आएगा बी एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, एंड बी वाई एक्स।
तो हम कहते हैं कि बाईवेरिएट पॉपुलेशन के लिए, जहाँ हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ अ बाईवेरिएट पॉपुलेशन वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर द रेंडम वेरिएबल, आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास आ जाती है जी वेरिएबल। अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। कैसे हम कहेंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव के लिए यूज़ हो रही है, अगर हमारे पास यही चीज़ नेगेटिव के लिए आ रही है तो हम इसको कहेंगे माइनस दिस वन। तो ये हमारे पास आ गई हैं जी वैल्यूज़। ये थ्योरेटिकली पहले मैं आपको समझा रही हूँ, इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सॉल्व कैसे होती है। अच्छा स्टूडेंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट को अगर आपने सॉल्व करना है तो फिर आपने क्या करना है, मैं अभी आपको वो वाला टॉपिक पढ़ाती हूँ जिसमें आपको पता हो कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको रिलेशन एग्जाम्स ऑफ 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर भी देखोगे तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपको कोरिलेशन में से आता है तो पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का कौन सी आ जाती है, पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में मस्ट एक आता ही आता है, अगर आना हो तो इधर से ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल इज कॉल्ड पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और समटाइम द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन और टोटल कोरिलेशन। अब स्टूडेंट, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, अभी तक हमने पढ़ा कि जी स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोरिलेशन, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारे पास आ जाती है बिटवीन द टू वेरिएबल इन विच वी कैन डिस्कशन, देन वी कैन यूज़ द पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये सिंपल फॉर्म में भी बता सकती हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको भी जो इजी लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए आसानी से सॉल्व हो सकता है, आप वो वाला फार्मूला यूज़ करो। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड आ जाएगा समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये फार्मूला है पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर आपको x की वैल्यूज़ गिवन है, आप x में से x बार माइनस करते जाओगे y की वैल्यूज़, क्योंकि हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन लाइज बिटवीन द टू वेरिएबल्स होती है x एंड y, तो हमने ये फार्मूला जो है अपना लिख लिया। अगर स्टूडेंट आपके पास, अगर आपको ये ज़रा मुश्किल लगता है तो आपको एक और फार्मूला भी बता देती हूँ जो कि इसी को सिंप्लीफाइड करके आगे बनाया गया है और बहुत ईजी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो हमारे पास क्या होगा, हम लिखते हैं कि n summation of xy minus summation of x and summation of y. Then correlation coefficient two variables lie कर रहे हैं तो हम कहेंगे n summation of x square minus summation of x का whole square, ये हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह सेकंड में हम क्या लिखेंगे, n summation of y square minus summation of y होल स्क्वायर दिस वन। ये दो फार्मूले हैं पर्शियन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट के, जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम कहते हैं कि जो दिस इज़ मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म स्पेशली व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इंटीजर्स। द कोफिशिएंट कोरिलेशन आर इज़ अ प्योर नंबर इंडिपेंडिंग ऑफ द यूनिट्स इन विच द वेरिएबल्स आर मेजर्ड एंड इट एज्यूम्स वैल्यूज दैट कैन रेंज +1 फॉर द परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप एंड -1 फॉर द परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। अब +1 एंड -1 हमने कहा था कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इट लाइज बिटवीन टू वैल्यूज़। अगर +1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव है तो इट्स मीन परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है हमारे पास। तो ये आप बताना है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गए फार्मूलेज। अब हमने इनको डिस्कस कैसे करना है, ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करना है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ये बताऊँगी कि क्वेश्चन जो है उसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। एंड आगे आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर ग्रुप डेटा है, रैंक कोरिलेशन है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक्स में स्टूडेंट आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा उस चीज़ पे डिस्कस करूँगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द कोरिलेशन, कि कोरिलेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोरिलेशन। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एंड द पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमने डिस्कस किया था, बट उसके फार्मूलेज को डिस्कस किया था हमने, उसकी रेंज डिस्कस की थी कि वो इतनी रेंज में आएगा -1 एंड +1 के मिड में। बट अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास फार्मूला आ जाता है
क्वेश्चन आ जाता है पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का, तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपके पास x की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी, y की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी। आपको कहा जाएगा कि जी पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के तहत आपने कोरिलेशन फाइंड करनी है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास टू फार्मूलाज थे जो हमने डिस्कस किए थे कल। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूले जो हमने डिस्कस किए थे। एक हमारे पास था कि हम कहते थे R इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार समेशन ऑफ y माइनस वाई बार एंड अंडर रूल हमने लिया था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इट्स यूज फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। अगर आपको ये फार्मूला इजी लगता है, अगर आपको लगता है कि आप इस फार्मूले के तहत आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको x की वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं, y की वैल्यूज़ भी गिवन है। आपने क्या लेना है, मीन फाइंड करना है। मीन आप कैसे फाइंड करते हो, 15 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 5 हैं। देन 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3। तो आपने x की वैल्यूज़ को 3 में से माइनस करते जाना है। इसी तरह y के लिए भी सेम यूज़ होगा कि आपने y के लिए मीन फाइंड करना और उस मीन को y में से माइनस करते जाओ। फिर वो जो वैल्यूज़ आएंगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका सम लो, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। और अगर आपको जिस तरह ये लेने हैं तो x माइनस एक्स बार तो आप फाइंड कर चुके होगे, उन्हीं का स्क्वायर लो और उसका सम लो। इसी तरह y माइनस वाई बार को आप जो है सॉल्व करो और उनका स्क्वायर लो, और फिर आप देखोगे जो इसकी वैल्यूज़ आई हैं और इसकी वैल्यूज़ आई हैं वो आपने यहाँ पुट करनी है और यहाँ, तो ये आपने फाइंड कर लेना है। स्टूडेंट जो मुझे ज़्यादा इजी लगता है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन भी कम हो जाती है, और अगर हाँ फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वैल्यूज़ लार्ज आ जाती हैं, जिस तरह ये तो लार्ज वैल्यू नहीं है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई लार्ज वैल्यू नहीं है। अगर आपको लार्ज वैल्यू आ जाती हैं देन आपके लिए ये फार्मूला जो है सूटेबल है, क्योंकि वो वैल्यूज़ को शॉर्ट करके देगा। तो आपके लिए जो वो जो कहते हैं ना कि कंप्यूटेशंस ऑफ द डिफ़िकल्ट कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यूज़ नहीं होती हैं, कि आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मुझे फार्मूला लगता है कि हमारे लिए इजी है, मैं उस फार्मूले के लिहाज से आपको सॉल्व करवा देती हूँ। बट अगर आपको दूसरा फार्मूला इजी लगता है आप उससे भी सॉल्व करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करनी है, उसके लिए जो मेरे पास फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एंड अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास वैल्यू यहाँ तक आ गई, फिर आ जाएगा समेशन, अब समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर एंड एन। दिस वन इज़ द फार्मूला फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि पर्शियन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अक्सर स्टूडेंट को दे दिया जाता है जी कोरिलेशन फाइंड करें, तो वो इजीली फार्मूला लिख के सॉल्व। थोड़ा सा कंफ्यूज अगर ये बता दें कि जी पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करें, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने फार्मूले का नेम जो है वो माइंड में रखने कि अगर आपको आ जाता है कि जी पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करनी है, देन आपने आर ये फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट इसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स वाई रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। एक हमें समेशन ऑफ एक्स चाहिए समेशन ऑफ वाई, वो तो आपको सिंपली फाइंड कर सकते हो कि आपके पास एक्स की वैल्यूज़ भी गिवन है, y की भी गिवन है, तो आपने उन दोनों का सम ले लेना है। अब हमें फिर क्या चाहिए कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर लेना है एंड y का स्क्वायर लेना है। बाकी हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो आ जाएंगी। एन आपके पास 5 है। देखिए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी, मैंने उनका सम लिया 15 आ गया। इसी तरह समेशन ऑफ वाई का सम लिया 25 आ गया। एक्स स्क्वायर जो है मेरे पास वो क्या होता है स्टूडेंट कि मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनके लिए मैं स्क्वायर लेती जा रही हूँ। मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को नहीं आता वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 4 का जो स्क्वायर है वो 16 एंड 5 का 25। ये तो सिंपल है, आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो। इसका सम लोगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 55। सेम हियर कि y का आप लोगे तो 151 आ जाएगा। अब एक्स वाई जो है हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32 एंड 35 एंड सम करेंगे टोटली। अब सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वैल्यूज़ में ये चीज़ें पुट करनी हैं जो कि हमने फाइंड किया है। देखिए सिंपली अब देखें समेशन ऑफ आर एक्स वाई के जगह हम क्या लिख लेंगे 88 माइनस समेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है 15 है, समेशन ऑफ वाई हमारे पास क्या है जी 25
25 एंड डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 55 है, माइनस समेशन ऑफ वाई हमारे पास क्या है जी 15 है, 15 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी 5। आपने यहाँ फाइंड करना है जी 151 माइनस 25 का होल स्क्वायर एंड 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 13 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 26। मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट। आप इसको बेसिकली फाइंड करके आपने कैलकुलेटर पे देखना है कि आपका आंसर क्या ट्रू आ रहा है या मिस्टेक है। आप लाजिम ये डिजिट्स जो है ना आप इनका ध्यान रखना है। तो आर हमारे पास आएगा आर इज इक्वल्स टू 0.8। अच्छा स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने आंसर फाइंड किया है, जो आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट है, क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि आपके जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आएगा वो +1 एंड -1 के मिड में आएगा। मतलब हम कहते हैं कि -1 ये जो इसकी रेंज है ना कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो ये है। अब अगर फुल 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अगर नेगेटिव -1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो ये आपने माइंड में रखना है। बट अब हमारे पास कोरिलेशन जो आ रही है इन 2 वेरिएबल वो 0.8 है। तो ऐसे आपने सॉल्व करने। स्टूडेंट अगर आपको ये फार्मूला ईजी लगता है तो आप ये यूज़ कर लें, बट अगर आपको लगता है कि x माइनस एक्स बार वाला फार्मूला ईजी है तो आप वो भी सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को, रैंक कोरिलेशन को इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप अगर आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक भी है तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स